गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं सचिन आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल जीएस बाय सचिन सर के नाम से है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आप सब जानते हैं कि हम लोग शाम को रेगुलर लाइव बैच चलाते हैं 9 से 10, जिसमें एसएससी जीडी और जो भी वनडे एग्जामिनेशन से हैं उसको हम टारगेट करके और आपको प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। लेकिन ये जो सीरीज मैं शुरू किया हूं दोस्तों, इस सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इन दिस सीरीज वी आर ओनली डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। सो आप लोगों को केवल तन्मयता से मेरी बातों को सुनना है, मेरी बातों को समझना है। जो प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखे हैं, सॉरी जो पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, उन वीडियो को आप देखेंगे। और मैंने जीरो से शुरू किया है। व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट अबाउट पॉलिटी, एक्स वाई जेड सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो आप पहले देखिए, अभी मैं है ना ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं, आप जानते हैं। और अभी ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कतें अगर फेस करने को मिले आपको तो प्लीज आप लोग संभाल लीजिएगा। और बाकी आगे सब बेहतर होगा, धीरे धीरे जब कैमरे से रूबरू हो जाएंगे तो बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। तो आज की कक्षा में हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो अब जैसे देखें कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको कंटिन्यू दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान है ना, भारत का संविधान। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा पड़ा है, उद्देशिका लिखा पड़ा है। और ये इंग्लिश जो टर्म है इसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है, फिर हम प्रस्तावना के एक बार पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना क्या होता है, तो हम प्रस्तावना से अपने संविधान को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले क्या वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज की क्लास हमारे टॉपिक से शुरू होगी। तो प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज अ प्रियम्बल। तो आप सब जानते हैं कि ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे किसी किताब की एक भूमिका होती है, किसी किताब की एक भूमिका होती है। और आप देखते हैं कि जब लेखक कोई किताब लिखता है तो किताब लिखने के साथ उसकी भूमिका बनाता है। भूमिका इन द सेंस कि किताब में क्या मैटर लिख रहा है, किताब लिखने का उद्देश्य क्या है, किताब में क्या सब्जेक्ट है, किताब कितने भाग में बटे हैं, किताब कितने अध्याय में बटे हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि किताब लेखन का भी एक कला होता है। अंतिम तरफ किताब के क्या लिखा जाता है, जितने भी उसके विषय वस्तु है उसको लिखिए और हस्ताक्षर करता है। अर्थात जिस दिन से वो हस्ताक्षर, जिस दिन उस पे हस्ताक्षर किया, ये माना जाता है कि उसी दिन से वो किताब क्या हुई है, पब्लिश हुई है। तो जैसे किताब की एक भूमिका होती है, वैसे ही संविधान रूपी किताब की प्रस्तावना भूमिका है। और प्रस्तावना ये बताती है, प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान का आदर्श क्या है, अर्थात किन आदर्शों से संविधान बना है। और आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों को आदर्श के रूप में चुना है। तो प्रस्तावना बताती है कि संविधान का आदर्श क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो आप सब जानते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है, शासन का संचालन करना। शासन का क्या करना, संचालन करना। तो आप कहेंगे कि संविधान रूपी है ना, संविधान रूपी पुस्तक की भूमिका है प्रस्तावना, जो ये हमें बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है। और उसके बाद ये बताती है हमें कि आप सब जानते हैं कि संविधान किस तिथि को लागू हुआ। याद रखेंगे कि केवल लिखित संविधान की प्रस्तावना होती है, अलिखित संविधान की प्रस्तावना नहीं होती है। और हमने प्रियम्बल कहां से लिया है, तो आप सब जानते हैं कि प्रियम्बल हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने ब्रिटेन से लिया है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना हमारे संविधान रूपी पुस्तक की भूमिका है, जो हमें यह बताते हैं कि संविधान का आदर्श क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, और संविधान किस तिथि को क्या हुआ है, लागू हुआ है। अर्थात आप सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमारे देश के बारे में जानना हो, हमारे देश के संविधान के बारे में जानना हो, तो वो केवल प्रस्तावना को पढ़ लेगा तो संविधान को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना में ऐसा क्या है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये मैंने गवर्नमेंट की साइड से उठाया है। तो देखिए क्या लिखा है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को है ना, उसके समस्त नागरिकों को। तो ये पहली लाइन क्या कह रही है, हम भारत के लोग अर्थात जनता। और जनता कैसा संविधान बनाना चाहती है, तो एक ऐसा संविधान बनाना चाहती है जिसमें जो कैसा हो, जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाए। क्या इसका मीनिंग होगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और कैसा हो तो भारत को समाजवादी बनाए, और कैसा हो तो भारत को पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए। और आप जानते हैं कि आगे कहता है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो ये संविधान का उद्देश्य है,
संविधान का क्या है उद्देश्य है कि उसके समस्त नागरिकों को, है ना, उसके समस्त नागरिकों को क्या दिया जाएगा, तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अर्थात आप सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय का क्या मतलब है। सामाजिक न्याय का मतलब है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव है उसे क्या किया जाए, दूर किया जाए। अर्थात आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति ब्राह्मण है, एक व्यक्ति वैश्य है, एक व्यक्ति क्षत्रिय, एक व्यक्ति शूद्र है, और आप जानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय का शोषण, क्षत्रिय वैश्य का शोषण, वैश्य शूद्र का शोषण कर रहे हैं। तो समाज में आप सब जानते हैं हमें क्या करना है, सामाजिक बराबरी लेके आना है। हर एक व्यक्ति को आप सब जानते हैं कि यहाँ पे रखना है, ना कोई ऊंच रह जाए ना कोई नीचे रह जाए। तो हमें सामाजिक न्याय लाना है, और भारत सरकार सामाजिक न्याय लाने के लिए क्या देती है, आरक्षण देती है। तो आरक्षण मेरे भाई गलत नहीं है, आगे उसमें हम बात करेंगे। इसके बाद आर्थिक न्याय, अर्थात आप सब जानते हैं कि अडानी ना बन जाए और एक रिक्शा चालक ना रह जाए। तो सरकार को ऐसी नीति बनानी है कि उसके केंद्र में क्या हो, ये 3 प्रकार का न्याय हो, यानी हर एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, तो आप सब जानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना। ठीक, इसके बाद आप सब जानते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता। विचार क्या होता है, जो कुछ मूर्त है ना, जो कुछ आप सब जानते हैं, सॉरी, जो कुछ अमूर्त है और जो कुछ दिमाग में आपके है वो विचार है। और जब वो मूर्त हो गया, मूर्त किसी भी सेंस में हो सकता है, चाहे लिख के हो सकता है या आप सब जानते हैं बोल के हो सकता है, ठीक है। तो वो मूर्त हो गया, यानी जब आपके सामने आ गया तो क्या हो जाता है, अभिव्यक्ति हो जाता है। विश्वास का मतलब क्या यहाँ पे है, मैं एक एक शब्दों को बड़े बारीकियों से, है ना, चर्चा करूंगा। सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम जानने चाहते हैं, या मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप जाने। विश्वास का मतलब क्या होता है, जैसे आप सब जानते हैं कुछ लोग गांधीवादी विचारधारा पे विश्वास करते हैं, अब करिए, आपकी स्वतंत्रता है। कुछ लोग आप सब जानते हैं कि अगर कोई मोदी जी की विचारधारा है तो कुछ लोग मोदी जी की विचारधारा पे बात करते हैं, कुछ लोग मुजीब जी की विचारधारा को मानते हैं, कुछ लोग भगत सिंह की विचारधारा को मानते हैं, कुछ लोग आप सब जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा को मानते हैं। तो आप किसी भी विचारधारा में विश्वास कर सकते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है, तो धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन से है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, XYZ किसी भी रिलीजन पे क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। और अगर आप रिलीजन को अपनाते हैं तो उससे संबंधित आपको उपासना का मतलब पूजा पाठ। जैसे आप इस्लाम को अपनाते हैं तो इस्लाम में अल्लाह से कनेक्टिविटी का मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, तो आप सब जानते हैं 5 वक्त की नमाज है। ठीक, 5 वक्त की नमाज है। उसके बाद आप कहता है कि शरीयत पे भरोसा करना है, कलमा पे भरोसा करना है। इस्लाम में 5 स्तंभ है। पहला कहता है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो इस बात पे भरोसा करते हो मुसलमान है। तो ये सब है क्या, ये सब क्यों बनाया गया, ये इसीलिए बनाया गया कि आप जानते हैं, इसीलिए बनाया गया कि मनुष्य को गॉड से क्या करे, कनेक्ट करे। तो उपासना एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जो व्यक्ति को उसके परमात्मा से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अब जिस भी रिलीजन को मानते हैं उससे संबंधित देवी देवताओं की क्या कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात, ठीक। इसके बाद आप सब जानते हैं कि यहां पे क्या लिखा है, उपासना की स्वतंत्रता। तो हर एक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की क्या देता है हमारा संविधान, स्वतंत्रता देता है। लेकिन याद रखेंगे, विचार होगा, अभिव्यक्ति होगी, लेकिन एक सीमा के साथ। अभिव्यक्तियों पे भी हम पढ़ेंगे 8 प्रकार की बाधाएं हैं। ऐसा नहीं कि उलूल जुलूल जो मन किया आपको बोलना है, ऐसा नहीं हमें बनना है। हमें अभिव्यक्ति करनी है लेकिन एक सीमा के साथ। ऐसी अभिव्यक्ति करने किसी के मान को कोई हानि ना पहुंचे। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद संविधान क्या कहता है, प्रस्तावना हमारी क्या कहती है संविधान की, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। यहाँ पे क्षमता का मतलब आप जानते हैं समानता से लीजिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो आप सब जानते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, और ये कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, याद रखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति आप सब जानते हैं कि अमीरी में, गरीबी में जी लेगा लेकिन अपनी गरिमा खो के नहीं जिएगा। तो संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता 2 शब्द है। एकता का मतलब आप सब जानते हैं, है ना। एकता का मतलब क्या होता है, एकता का मतलब जैसे हिंदू मुसलमान की एकता,
सिख ईसाई की एकता। अखंडता का मतलब यहाँ पे भौगोलिक रीजन लिया गया है, अर्थात भारत में आज वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, इसका एक टुकड़ा 1 इंच अगर चीन मांगेगा तो आप जानते हैं चीन की छाती चीर दी जाएगी। अगर 1 इंच पाकिस्तान मांगेगा तो पाकिस्तान की छाती चीर देंगे। ये अखंडता बरकरार रखेंगे। तो अखंडता का तात्पर्य है। इसके बाद सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राम और रहीम में बंधुता हो सकती है। बंधुता शब्द का प्रयोग छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे किया जाता है, और आप सब जानते हैं कि एकता शब्द का प्रयोग मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे किया जाता है ना। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 ना, आज तारीख 26 नवंबर, और आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949, और यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया अपनी। अपनी का क्या मतलब है? तो आप सब जानते हैं कि हमारी संविधान सभा का डिमांड पहले से चल रहा था। आपको ज्ञात होगा कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद आप जानते हैं MN रॉय ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। और आप जानते हैं कि 1928 में साइमन आयोग जब भारत आता है, तो आप जानते हैं 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा है, उस प्रांतों की द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग का गठन हुआ था। जब भारत में आता है तो उसमें 7 सदस्य होने के कारण हम उसे श्वेत आयोग कहते हैं, और उसका हेड लॉर्ड साइमन होता है, इसलिए उसे साइमन आयोग कहा गया। तो हम भारतीय कहते हैं कि भाई उसमें से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए कि नहीं। अरे भैया, आप ब्रिटेन से आ रहे हो और यहाँ पे भारत में दिल्ली में क्या चल रहा है ना, दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, ये तुमको कैसे पता है? तो इसमें से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए और भारतीयों के अनुसार रिपोर्ट बननी चाहिए। लेकिन साइमन इस बात को जानता था कि अगर एक व्यक्ति भारतीय होगा तो मैं अपनी मनमानी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसने हमारे विचारों को अस्वीकार कर दिया। और परिणाम क्या हुआ? लाला लाजपत राय, दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की अगुवाई में हमने लाहौर से साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ। और आप सब जानते हैं कि लाहौर सेंट्रल जेल का पुलिस अधीक्षक लॉर्ड स्कॉट ने लाला जी पे लाठीचार्ज किया और तत्पश्चात लाला जी जख्मी हुए और ये हमारा शेर शहीद हो गए। और आप सब जानते हैं कि जैसे ही हमारे शेर शहीद हुए, वैसे ही आप सब जानते हैं भारत में, है ना, भारत की जनता भड़की और अंग्रेजों का चारों तरफ दमन करना शुरू कर दिया। भारत का राज्य सचिव हुआ करता था लॉर्ड बर्कनहेड, और लॉर्ड बर्कनहेड आप सब जानते हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू को बुलाता है और पंडित मोतीलाल नेहरू से कहता है कि आप इस विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करिए। मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि जब आप हमें स्वराज दोगे, टोटल इंडिपेंडेंस दोगे, तभी हम जाके क्या करेंगे, इस विरोध प्रदर्शन को रोकेंगे। अब आप जानते हैं इसके बाद आप सब जानते हैं कि लॉर्ड बर्कनहेड कहता है कि ठीक है, मैंने आपको आजादी दिया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब मेरे जाने के बाद, हम अंग्रेजों के जाने के बाद आप देश को कैसे चलाओगे? आप हमसे बार बार मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हो, फंडामेंटल राइट की मांग कर रहे हो, वो क्या मौलिक अधिकार होते हैं? वो सारी की सारी चीजें एक मसौदे में, एक रिपोर्ट में, एक प्रारूप में तैयार करके और सर्वसहमति से अगर आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं, अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं, तो आई एम श्योर 1 साल के अंदर मैं आपको आजाद कर दूंगा। और इसी के बाद आप सब जानते हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक, है ना, प्रारूप तैयार किया जिसे ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया और जिसे दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में रखा गया। लेकिन आप जानते हैं कि जिन्ना के दिमाग में पाकिस्तान का कीड़ा घुस चुका था, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और आप जानते हो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था और इससे काफी लोग सहमत नहीं हुए। तत्पश्चात हमें डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई। अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, लेकिन हमने टोटल इंडिपेंडेंस का ख्वाब रख रखा था। और इसी के बाद आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में आता है। और जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो 2 सितंबर 1946 को हमारी पहली अंतरिम सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है और यहीं से हमारे संविधान सभा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बड़ी लंबी कहानी है। तो आइए यहाँ पे, तो हमारा संविधान सभा के द्वारा आप जानते हैं, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा 26 और उनकी टीम के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, और याद रखेंगे कि यहाँ पे आप सब जानते हैं कि विक्रम संवत की तारीख दी गई। यहाँ पे लिखा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल, है ना, सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति क्या है? मिति दिन है। विक्रम संवत का आप सब जानते हैं उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। 57 ईसा पूर्व शकों को पराजित किया और आप जानते हैं कि शक संवत चलाया। और ये हमारा ये आप जानते हैं हिंदुओं का हिंदू कैलेंडर है। तो
तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिन कौन सा था? मिति था। महीना कौन सा था? मार्गशीर्ष था। और शुक्ल सप्तमी है ना, शुक्ल सप्तमी यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है अंजुरिया रात, चंदा मेरे या है ना, अंजुरिया रात। और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरी रात, है ना, अंधेरी रात। तो अंजुरिया मतलब चांद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अमावस्या और पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट आप ज्योग्राफी में सीखते हैं। तो चांद अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो अंजुरिया रात है ना, उजाला और अंधेरा पाक कहते हैं, गांव में अनहरिया अजुरिया कहा जाता है बाबू, है ना। तो हम लोग तो शुभ देहाती आदमी में, तो उसको माइंड मत करिएगा। अजुरिया रात, अनहरिया रात। तो अजुरिया रात में सप्तमी था और 2006 विक्रमी था, यानी विक्रम संवत के अनुसार साल कौन सा था? 2006 था, है ना। को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत, इसे स्वीकार करते हैं, इसे आप जानते हैं कि लागू करते हैं और इसे देश को अर्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की क्या है? प्रस्तावना है। और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? कि हम भारत के लोग एक ऐसे, है ना, एक ऐसे संविधान का निर्माण करने जा रहे जो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हो। और जब ऐसा संविधान बनेगा तो क्या मिलेगा आपको? आपको 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। और याद रखेंगे यही 3 प्रकार के न्याय डीपीएसपी में हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम पढ़ेंगे मेरे भाई। तो 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। और उसके बाद क्या मिलेगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगा? प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता मिलेगी। और उसके बाद क्या मिलेगा? उनमें व्यक्ति की गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता का कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्लियर हो रहा है ना। और यही कह के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के द्वारा हम 26 नवंबर 1949 को, आप जानते हैं कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म मार्पित करते। तो ये प्रस्तावना, एक बार इसे देख लीजिए। ये प्रस्तावना, इसका आपको मिल जाएगा गूगल पे, मैंने वहीं से लिया है। तो ये प्रस्तावना है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना आपके सामने रखा, मैं क्लियर कर देता हूं और आप इसे देखें। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहले इसे देख लेते हैं। अब देखिए, आपको 2 बातें यहाँ पे कंफ्यूज करती हैं। 2 बातें क्या करती हैं? यहाँ पे कंफ्यूज करती हैं। आप जानते हो कि जब हमारा संविधान बन चुका था, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो यही 26 नवंबर है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। फिर 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया? तो जरा देखिए क्या है। आप जानते हो कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमने जब साइमन आयोग चला गया, तो जब हमने ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया, तो आप जानते हो कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और सरदार पटेल की अध्यक्षता में, है ना, मौलिक अधिकारों को पहली बार सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। और आप सब जानते हैं कि हमने क्या किया कि हमने आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1929 को, याद रखेंगे, एक मैं डेट लिख रहा हूं, एक डेट मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी 1929 को, याद रखेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन हुआ, याद रखेंगे, ये अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पे। कहां पे? रावी नदी के तट पे हुआ। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पे। और इसी दिन हमने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ताकि हर एक भारतीय को भाई हम जागरूक कर सके कि क्या है स्वराज। अब एक आदमी की लड़ाई लड़ने से थोड़े देश आजाद होने वाला है भाई। सब लोगों को हमें क्या करना था? जोड़ना था कि क्या है स्वराज, और स्वराज के बारे में जागरूक करना था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसी दिन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। और याद रखेंगे मेरे दोस्त, 26 जनवरी, मैं लिख देता हूं, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था और हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे थे। तो आप सब जानते हैं कि हमने 26 नवंबर को संविधान के 4 प्रावधानों को लागू किया। एक आप सब जानते हैं कि अंतरिम सरकार को हमने लागू किया। एक आप जानते हैं कि अंतरिम अस्थायी, अंतरिम का मतलब है, इधर मैं लिख देता हूं, अंतरिम सरकार को हमने लागू किया। इसके बाद आप जानते हैं
कि हमने संक्रमण कालीन व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद आप सब जानते हैं कि हमने नागरिकता को लागू किया, नागरिकता को लागू किया। इसके बाद आप सब जानते हैं कि हमने निर्वाचन को लागू किया। क्या लागू किया? निर्वाचन को। ये 4 प्रावधान, और याद रखेंगे 15 आर्टिकल हमने क्या कर दिया? लागू कर दिया। 15 आर्टिकल लागू किया है ना। कब? 26 नवंबर को। अच्छा, ऐसा 26 नवंबर को हमने इतना क्यों लागू कर दिया? क्योंकि आपको ज्ञात होगा मेरे भाई कि विश्व में ये परंपरा है, विश्व में ये परंपरा है कि जिस दिन संविधान बनता है उसी दिन संविधान लागू होता है। तो हमें विश्व की परंपरा को भी निभाना था, इसलिए हमने संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू किया। बाकी पूरा संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया? लागू कर दिया। 1950 को क्या कर दिया? लागू कर दिया, है ना। तो अब आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रस्तावना है ना संविधान की भूमिका को बताती है, और संविधान के आदर्शों को, संविधान के उद्देश्यों को, और संविधान लागू होने की तिथियों का क्या करती है? उल्लेख करती है, ठीक है ना, जो हमें बताती है कि संविधान क्या है। और मैं तो कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को प्रस्तावना पढ़ना चाहिए। जितने भी करप्शन होते हैं बड़े लेवल पे लोग बैठ के, है ना, उनको पढ़ना चाहिए कि हमारा संविधान कैसा है, और वो लोगों को याद करना चाहिए, उन क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए जो आप लोगों के लिए हंसते हंसते सीने पे गोली खा गए। और तब आपको देखना चाहिए कि देश कितने लोगों के खून और पसीने से सिंचित करके बनाया गया है। और आप जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को कम से कम इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए वो बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए जरा वो बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से। प्रस्तावना क्या है? संविधान की भूमिका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो मेरे ग्रुप में जाएंगे, जीएस भाई सचिन सर टेलीग्राम पे है, वहां पे मैं डालूंगा। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से, जिसमें संविधान के उद्देश्य, मैंने बताया संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान के आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान लागू होने की तिथियों का उल्लेख किया गया। ठीक, तिथियों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। और याद रखेंगे प्रस्तावना किस संविधान की विशेषता है? तो प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, अलिखित संविधान की विशेषता नहीं। और पहली बार लिखित संविधान कहां पे बना था? संविधान लिखा कहां पे गया था? तो याद रखेंगे अमेरिका में। कहां पे लिखा गया था? तो अमेरिका में लिखा गया था। और हमने प्रस्तावना लिया कहां से है? तो अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। और याद रखेंगे कि हमने भारत ने अमेरिका से प्रस्तावना लिया, और प्रस्तावना की भाषा हमने लिया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहां से लिया मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। तो कोई पूछे कि प्रस्तावना क्या है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, सिंपल। और जो हमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य और संविधान के लागू होने की तिथि को क्या करती है? बताती है। यानी जैसे कि पुस्तक की भूमिका होती है, वैसे ही संविधान रूपी पुस्तक की भूमिका क्या है? प्रस्तावना, ठीक। अब एक शब्द आप सुनते हैं, प्रियम्बल। यहां पर देख रहे हैं उद्देशिका लिखा है, उद्देशिका। और यहां पे एक शब्द होता है इंग्लिश में प्रियम्बल, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। तो अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि प्रियम्बल में, है ना, प्रियम्बल में यानी उद्देशिका में और प्रस्तावना में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग है? तो जरा ध्यान से सुने, जरा ध्यान से आप सुनेंगे। आप जानते हैं कि मैं एक फ्रेश वो लेता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे दिख रहा होगा। वी आर, आई थिंक इट इज अ परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए जरा, आप जानते हैं कि संविधान, देखिए जरा क्लियर है, संविधान सभा की, क्लियर हो रहा है ना? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? रेड से लिखो संविधान सभा की। अब ठीक है, एक मिनट, संविधान सभा की, अब ठीक है ना? ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं संविधान सभा की 3 बैठक होती है। कितनी बैठक? 3 बैठक, है ना? 3 बैठक होती है, ये तो आप सब जानते हैं। एक 9 दिसंबर 1946, एक 11 दिसंबर 1946 और एक 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। अब आप जानते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है 9 दिसंबर में, और वी एन राव को
लीगल एडवाइजर टीटी कृष्णमाचारी भी रहते हैं। वीएन राव याद रखेंगे, लीगल एडवाइजर चुना जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर की जो बैठक होती है संविधान सभा की, इस 11 दिसंबर की बैठक में आपको ज्ञात होगा, ये सब बातें मैं पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाले टॉपिक में, तो अभी बस यहाँ पे सुनते रहिए, जितना जरूरत होगा उतना मैं लिंक करूंगा, परेशान मत होइएगा ये क्या चीजें चल रहा है, बस केवल तन्मयता से सुनते रहिएगा, समय के साथ सब आपको पता हो जाएगा। तो 11 दिसंबर 1946 को आप सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और आप जानते हैं 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिए। 13 दिसंबर को जब नेहरू जी संविधान सभा में भाग लेते हैं तो नेहरू जी कहते हैं कि भाई देखो हम किस लिए यहाँ पे जुड़े पड़े हैं। तो लोग कहते हैं भाई संविधान बनाने के लिए, जाहिर सी बात है। तो जब हमें संविधान बनाने तो पहले हमें यह तय करना होगा ना कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान का आदर्श क्या होगा, ठीक, किस उद्देश्य से आप संविधान बनाना चाहते हो, और वो क्या उद्देश्य होंगे जो फ्यूचर इंडिया को बताएंगे, भविष्य के भारत का निर्धारण करेंगे। तो उस उद्देश्य को हमें यहीं पे डिसाइड करना होगा। बात तो लॉजिकली थी कि बिना उद्देश्य के कैसे संविधान का निर्माण होगा। और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा विचार है। तो पंडित नेहरू जी ने है ना संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया, 13 दिसंबर को पेश किया। और 22 एक बार डेट देख लीजिए, 22 जुलाई को, है ना, एक बार डेट देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है स्किप हो रहा है। 22 जुलाई को इसे सर्वसहमति से स्वीकार किया गया था, एक बार डेट चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो 13 दिसंबर को उन्होंने क्या किया कि पेश किया। और जब 13 दिसंबर को उन्होंने पेश किया तो लोगों ने पढ़ा, और लोगों ने जब पढ़ा तो उन्होंने देखा कि इसमें वही सारी बातें थी जो लिखित संविधान की प्रस्तावना में होती है, जो लिखित संविधान की प्रस्तावना में होती है। उस पर बहस हुआ, चर्चा हुआ, संविधान सभा में जो बैठे लोग थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने विचार किया, विमर्श किया। और जब विचार विमर्श किया तो उसमें क्या पाया कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आप जानते हैं कि उसी भांति है, इसमें वही उद्देश्य है, वही आदर्श हैं जो लिखित संविधान की प्रस्तावना में होते हैं। तो अब आप सब जानते हैं कि अब सवाल उठा कि इसे कहां पे रखा जाए। तो जब देखा गया कि इसमें प्रस्तावना की ही बातें इसमें शामिल है, इनके उद्देश्य प्रस्ताव में, तो इनके द्वारा 13 दिसंबर को जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, इसको प्रस्तावना की जगह दिया गया। लेकिन क्योंकि नेहरू जी ने पेश किया तो नेहरू जी का मान रखने के लिए, मान बढ़ाने के लिए इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया गया? उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जानते हैं कि उद्देशिका ही प्रस्तावना है, गंगाधर ही शक्तिमान है, कोई डाउट नहीं मेरे भाई, उद्देशिका ही प्रस्तावना है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। बस छोटी सी इसके पीछे की स्टोरी है जो आपको किसी को क्या करना है, सुना देना है। क्या करना है? सुना देना है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर की बैठक में, जिसे सर्वसहमति से स्वीकारा गया। और जब इस पे चर्चा हुआ तो पाया गया कि जो इस उद्देशिका में शब्द हैं, जो आदर्श हैं, जो शासन का स्वरूप है, वो लिखित संविधान की प्रस्तावना जैसा ही है ना। इसीलिए आप सब जानते हैं इसे क्या किया गया, उद्देशिका को है ना प्रस्तावना की जगह रखा गया। और आप सब जानते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना की जगह रखा गया, और पंडित नेहरू का मान बढ़ाने के लिए इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? ठीक है ना। तो अब आप समझ गए हैं कि संविधान का प्रस्तावना क्या है। तो यहाँ पे अब हम चीजों को लिख दिए क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा है ना लिखना अजीब ही लगता है और आप भी बड़े बोर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो संविधान की प्रस्तावना को हम 3 तरीके से, जो शब्द वहां पे देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे शब्द है, इस शब्द को मैंने यहां से निचोड़ दिया है, इन शब्द को यहां से निकाल लिया गया। इस शब्द को यहां से निकाल के आप सब जानते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने रख दिया गया, स्क्रीन के सामने रख दिया। इसमें 3 शब्द दिखेंगे। ऐसा कोई आप जानते हो कि डिवीजन है नहीं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा डिवीजन कर लेते हैं। एक तो आप सब जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या होती हैं, तो मुख्य बातों को यहाँ पे निकाला गया। और 3 चीजें आपको दिख रही है, एक सत्ता का स्रोत, ठीक, एक सत्ता का स्रोत, एक सत्ता का स्वरूप या शासन का स्रोत भी कह सकते हैं, है ना, और एक सत्ता का उद्देश्य या शासन का उद्देश्य। तो संविधान की प्रस्तावना में, है ना, संविधान की प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है, अर्थात मोदी जी अगर शासन कर रहे हैं तो उनकी गद्दी का स्रोत क्या है, उन्हें किसने गद्दी पे बैठाया है, उसका स्रोत क्या है।
तो यहाँ पे आप देखो जनता, यहाँ पे क्या है जनता, क्योंकि प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग अर्थात जनता, और जनता को ही आप सब जानते हैं टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, लोक प्रभुता। लोक का मतलब आप सब जानते हैं कि जनता होता है, और प्रभुता का मतलब आप सब जानते हैं स्वामी होता है। तो आप सब जानते हैं कि विचारक था रूसो ने लोक प्रभुता शब्द दिया था, तो इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो आपको ज्ञात हो गया कि अगर कभी आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब को, है ना, अगर कभी हमारे प्रधानमंत्री साहब को अगर कोई डाउट हो जाए तो उनको क्या देखना पड़ेगा, प्रस्तावना देखना पड़ेगा। उनको प्रस्तावना देखना पड़ेगा कि आपको शक्ति कौन देता है, आपको शासन करने की शक्ति कौन देता है, तो जनता देती है। यानी जनता ही क्या है, जनार्दन है, जनता ही क्या है, सर्वोपरि है, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। ये कौन कहता है, हमारी संविधान, ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन इसके भाव से पता लगता है कौन कहता है, तो हमारी संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। इसके बाद शासक वर्ग को जानना चाहिए कि इनकी सत्ता का स्रोत जनता है, और इस जनता के लिए, है ना, कैसे शासन करना है, उस शासन का स्वरूप क्या है, तो कैसा भारत बनाना है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। यानी अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन हम स्वयं ले सके। और कैसा भारत चाहिए, हमें समाजवादी चाहिए, यानी संपत्ति का समाजीकरण नहीं होना, सॉरी, आप जानते हैं कि पूंजीवाद का ये क्या करता है, विरोध। लेकिन हम देखेंगे कि समाजवाद क्या है। वास्तव में आप सब जानते हैं कि हमारा समाजवाद थोड़ा सा अलग है ना। तो समाजवाद का मतलब होता है संपत्ति का समाजीकरण, यानी ये आप जानते हैं कि नदियां, ये झील, ये तालाब, ये बस, ये रेलवे, ये एयरपोर्ट किसी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के हाथों में ना जाए, ये हमारा, आपका और सब भारतीयों का। इसका मालिक हम और आप रहे। हमारी खान, हमारी जमीन, XYZ जितना भी होता है, ये आपका और हमारा होना चाहिए, किसी अडानी अंबानी का नहीं होना चाहिए। अगर शासक वर्ग को कभी ऐसा लगता है तो उसे हमारे संविधान का क्या देखना पड़ेगा, प्रस्तावना देखना पड़ेगा। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। हम बात करेंगे, सेकुलर शब्द है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष भी लोग कहते हैं। तो क्या मतलब है धर्मनिरपेक्ष का, क्या मतलब पंथ निरपेक्ष का? पंथ का मतलब होता है रास्ता, और निरपेक्ष का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा रास्ता हो जो हमें संविधान में, है ना, जो हमें संविधान में इन उद्देश्यों से भटकाता हो, तो हमें उस रास्ते को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो इस पे भी हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे, पंथ निरपेक्ष। और इसके बाद लोकतंत्रात्मक, आप सब जानते हैं, डेमोक्रेसी और गणराज्य। और कुछ शब्द इसमें बाद में जोड़े गए, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, इस पे हम बात अलग से करेंगे, ठीक है ना। तो लोकतंत्र और गणराज्य बनाना क्या है, आप जानते हैं कि ये हर एक शासक वर्ग का क्या है, हर एक शासक वर्ग का क्या है, उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। अगर वो गद्दी पे बैठेगा तो किस स्वरूप में शासन को चलाएगा, तो एक कैसा देश बनेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को बरकरार रखेगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसके बाद है सत्ता का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, तो आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब का क्या उद्देश्य है, तो उनको न्याय, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको उन्हें क्या देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना पड़ेगा। 3 प्रकार की न्याय देना पड़ेगा मेरे भाई। और आप सब जानते हैं इसको सेंटर में रख के आपको क्या बनाना है, नीति बनाना है। इसके बाद क्या उल्लेख, स्वतंत्रता, सबको क्या देना पड़ेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता होगी, ठीक। इसके बाद आप सब जानते हैं व्यक्ति की गरिमा, है ना। और क्या उद्देश्य है, तो हर एक व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। और जब इतनी बातें दे देंगे तो क्या आप जानते हैं कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे कभी लड़ाई होगा? क्या हमारे देश में एकता नहीं आएगी? क्या हमारा देश अखंड नहीं रहेगा? क्या राम और रहीम में बंधुता नहीं बढ़ेगी? 120% बढ़ेगी। तो ये हमारा प्रस्तावना कहता है। कौन कहता है ये, हमारा प्रस्तावना कहता है। तो हर एक व्यक्ति को ये प्रस्तावना पढ़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, ताकि हमारे देश को समझ सके। तो प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान की एक भूमिका है। और अगर आप प्रस्तावना की सही समझ रखते हो तो आप सब जानते हो पूरे संविधान को समझ गए। अब आप भारत के समाज को आप समझ रहा है। तो ये है प्रस्तावना, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, आज यहीं पे रखूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं मैं बनाना चाहता। जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो एक एक शब्दों पे मैं चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, GS by सचिन सर, और हम यहां पे इसका PDF सेंड करेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। 9 बजे याद रखेंगे, 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है। शाम को 9 से 10 1 घंटे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है, हिंदी, GS वगैरह का, उसको आप जरूर अटेंड करें। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं आपसे अब विदा लेने का समय आ चुका है, फिर पुनः मैं रूबरू होऊंगा और इस तरीके से एक बेहतरीन क्लास आपके पास लेके। मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा सबके पास जाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं वो उनका समझ नहीं पाए कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं।
मुंह ऐठने को डॉक्टर अंबेडकर नहीं कहते। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे? शिक्षा। देखेंगे वो हमेशा किताब लेके उनको दिखाया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब है ना, जैसा कहते थे कि शिक्षा, और शिक्षा सबके लिए जरूरी। वो कहते थे कि ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है और धर्म के लोग, वर्ग के लोग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो शिक्षित है। और आज भी आप देखते हैं जो समाज में शिक्षित है उसका अलग ही स्टेटस है। तो हम इसीलिए यहाँ पे उपस्थित हुए, आप सबके साथ रूबरू हुए, ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें दे दी जाए जो मैंने अपने गुरुजनों से मेहनत से सीखा है, ताकि आप जानते हैं हर एक भारत का हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब किसान तरक्की करेगा। हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब आप सब जानते हैं कि हमारे देश का बच्चा, जो हमारे देश का भविष्य है, वो पढ़ाई लिखाई करेगा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है मेरे दोस्त, और पढ़ाई लिखाई समर्पण है। पढ़ाई लिखाई समर्पण है। आप सब जानते हैं कि जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र का, तो आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के सारथी बने थे। और आप सब जानते हैं कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था। और जब कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था, तो आप सब जानते हैं कि अर्जुन देखे कि एक तरफ मेरे पितामह हैं, मेरे वही 100 भाई जिनके साथ मैंने बचपन में खेला था, मेरे गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाया था। उन्होंने कहा कि हे माधव, हाथ से गांडी फिसल रही है, सरक रही है, और मैं भला कैसे अपने पितामह जिनके कंधों पे मैं बैठ के अपना बचपन बिताया, वो गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे शस्त्र संधान करना सिखाया, कैसे मैं उन पे बाण चलाऊं? मैं भ्रमित हो रहा हूं। कृष्ण ने कहा कि हे बात, क्या तुम ज्ञान लेने के लिए सज्ज हो? उन्होंने कहा कि माधव कैसा ज्ञान? तो उन्होंने कहा कि हे बात, क्या तुमने अंजलि बनाया है या मुष्टिका बाना है? वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैं माधव इस बात को समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अंजलि समर्पण है और मुष्टिका क्या है? अहंकार है। तो ज्ञान समर्पण से मिलता है। जब आपको गंगा में जल की आवश्यकता होती है तो आप अंजलि बना के जल प्राप्त कर पाओगे। आप मुट्ठी बांधोगे तो आपको जल प्राप्त नहीं होगा। तो ये ज्ञान का सागर है। यहाँ पे आप समर्पित होंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, अदरवाइज आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और एक बार इसे अपना महबूब बना लो। आप सब जानते दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। बाकी जो आपका सोना बाबू धनिया पुदीना है वो भी आपके साथ नहीं रहेगा। वो तभी तक आपके साथ है जब तक उसे ये लगता है कि आप कामयाब हो। जिस दिन उसके मन में थोड़ा सा भी संदेह हो गया, उस दिन वो किसी और के साथ चला जाएगा। तो क्यों चिंता करते हो? सब आएंगे आपके पास। पहले प्रतिभा तो बनाओ, कलेजे में जिगर में दम तो बनाओ, जांघे में हिम्मत तो बनाओ। सब दुनिया झुकेगी, झुकाने वाला तो होना चाहिए। सब आपके कदमों में होगा। तो बस मेहनत से, लगन से पढ़ते रहो। मैं आपके साथ हूं। नमस्कार।